मैं ठीक हूँ। चरण ने हाथ हिलाया और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था उसे अचानक जोर से छींक आ गई। ये देखकर कि सभी सिर से पैर तक भीग गए थे, झाओ चुवानमिंग और जू चेंगलिन ने जल्दी से लोगों को उनके कपड़े बदलने के लिए ले जाने की व्यवस्था की। सूखे और आरामदायक कपड़े पहनने के बाद सभी फिर से एकत्र हुए। झाओ चुवानमिंग और जू चेंगलिन ने भी डूबते जहाज पर बचे हुए भगोड़ों को पकड़ने के लिए सैनिकों की व्यवस्था की। हालांकि ज्यादा लोग नहीं बचे थे, ज्यादातर लोग टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पहचान से परे क्षत विक्षत। केवल कुछ ही लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। जब नौसेना खोज करने गई तो उन्होंने इन भटके हुए लोगों को पकड़ लिया और कड़ी पूछताछ के लिए वापस ले जाने की तैयारी की। तेजी से डूबते जहाज के होल्ड में कीमती सामानों से भरे कई बड़े बक्से भी मिले। चूंकि वे बम लगाने की जगह से दूर थे, इसलिए सामान से भरे वे बड़े बक्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। अब उन्हें नौसेना द्वारा वापस ले जाया गया था। ये कीमती सामान मिरेकल क्रूज जहाज के धनी यात्रियों की निजी संपत्ति थे और इन्हें उनके मालिकों को लौटाया जाना था। जैसे ही जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गया, युद्धपोत भी वापसी की तैयारी कर रहा था। मैटेसन के अलावा उसके 10 से ज्यादा साथी भी पकड़े गए। हालांकि ये लोग गंभीर रूप से घायल थे और यह अभी भी संदिग्ध था कि वे जीवित किनारे पर पहुंच पाएंगे या नहीं। जैसे ही युद्धपोत इस समुद्री क्षेत्र से दूर चला गया, तूफान धीरे धीरे गायब हो गया और उदास आकाश धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया। चीनी जलक्षेत्र में प्रवेश करते ही नीला आकाश और सफेद बादलों के साथ शांति छा गई, एक बिल्कुल अलग दृश्य। चारण केबिन से बाहर आया और डेक पर खड़ा हो गया। असीम समुद्र को देखते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। यह अनुभव वाकई रोमांचकारी और खतरनाक था। सौभाग्य से वह आखिरकार खतरे से बाहर था और अब सुरक्षित लौट सकता था। श्रीमान चारण, जियांग मुवान ने चारण के पीछे से पुकारा और आगे बढ़ा। चारण ने मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या तुमने मुझसे पहले जो वादा किया था वह अब भी मायने रखता है? जियांग मुवान ने आशा भरी निगाहों से चारण को देखा। चरण मुस्कुराया। बेशक, एक बार जब मैं आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में शांति बकल के प्रभाव पर शोध करूंगा तो मैं इसे आपके साथ जरूर साझा करूंगा। जियांग मुवान ने इस ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चरण ने सोचा कि वह बाद में उसे एक कप लिंक्वान जल देने का अवसर ढूंढेगा, बस इस एहसान को चुकाने के लिए। जियांग मुवान की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने झट से सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मैं इंतजार करूंगी। चरण को एहसास हुआ कि जियांग मुवान को सचमुच नहीं पता था कि पीस बकल के अंदर एक आध्यात्मिक झरना है। मिस जियांग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको ये जानकारी कहां से मिली कि पीस बकल व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है? चरण अभी भी स्पष्ट रूप से जानना चाहता था। जियांग मुवान ने इसे चरण से नहीं छिपाया। मेरे परिवार के पास एक प्राचीन पुस्तक है जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स के पैटर्न वाले एक शांति बकल का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि इसे प्राप्त करने से आम लोगों का शरीर मजबूत हो सकता है और मार्शल कलाकारों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि वह पुस्तक केवल एक अंश है और उसका विवरण अधूरा है। मिरेकल क्रूज जहाज पर मैं उस शांति बकल के लिए बोली लगाना चाहती थी। पहली बात तो ये कि मुझे लगा कि यह प्राचीन पुस्तक में वर्णित चीज़ों से बहुत मिलता जुलता है, और दूसरी बात यह मेरे अंतर्ज्ञान से था। मुझे लगा कि शांति बकल मुझे बहुत आकर्षक लगा। जियांग मुवान की बात खत्म होने के बाद वह थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराए। आखिरकार उस शांति बकल की वर्तमान मालकिन चरण थी। वह हमेशा दूसरों की चीज़ों का लालच तो नहीं कर सकती थी। तो ऐसा ही है। चरण ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जब मुझे पता चल जाएगा कि शांति बकल का उपयोग कैसे किया जाता है तो तुम निश्चित रूप से इसके लाभों से वंचित नहीं रहोगे। धन्यवाद। जियांग मुवान ने जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, श्री चरण, आप वास्तव में कौन हैं? इस बार आपको बचाने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को भेजा गया है। चरण मुस्कुराया और समझाया, मैं एक व्यापारी हूं और देश के साथ मेरी कई सहयोग परियोजनाएं हैं। तो आप सचमुच अद्भुत हैं। जियांग मुवान ने तहे दिल से कहा। उसने बचपन से ही तीव्र इंद्रियों और तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। जियांग मुवान समझ सकती थी कि इस युद्धपोत पर भी कई लोग गुप्त रूप से चरण की सुरक्षा कर रहे थे, अपनी सतर्कता में जरा भी ढील दिए बिना। उदाहरण के लिए, अभी जब वह चरण के साथ खड़ी थी तो उसे लग रहा था कि जिन जगहों पर वह देख नहीं सकती थी वहां हर समय कोई उसके सिर पर बंदूक तान रहा था। एक बार उसने चरण के प्रति कोई दुर्भावना दिखाई तो वह तुरंत एक ताज़ा लाश बन जाएगी। हाई सिटी में झांग फैमिली मैनर में प्रिया के रान को पकड़े हुए खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें दूर के दृश्यों को शून्य भाव से देख रही थीं। चरण के गायब हुए 5वां दिन हो चुका था। झांग जियानन ने कहा कि अधिकारियों ने पहले ही चरण को बचाने के लिए लोगों को भेज दिया था, लेकिन कोई खबर नहीं लौटी थी। 5 दिनों तक अपने प्रिय को न देखने के बाद प्रिया कैसे निश्चिंत हो सकती थी? या के रान की कोमल आवाज आए और प्रिया ने अपनी बेटी की ओर देखा। छोटी बच्ची एक खिलौना पकड़े हुए थी, उसे लगातार हिला रही थी, बहुत खुश दिख रही थी।
अपनी बेटी का मासूम रूप देखकर प्रिया को वास्तव में उससे थोड़ी ईर्ष्या हुई। बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता था, इसलिए वे आराम से खा और सो सकते थे। उसके विपरीत हर रात अपने बच्चे को सुलाने के बाद उसे सोने में बहुत मुश्किल होती थी। अगर वह बड़ी मुश्किल से सो भी जाती तो उसे केवल बुरे सपने आते। बैंग बैंग बैंग, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और प्रिया ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। उसने केरान को पकड़ लिया और जल्दी से दरवाजे की ओर चली गई। बहन प्रिया, मास्टर घायल नहीं है, वह पूरी तरह से सुरक्षित वापस आ रहे हैं, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग जिनिंग भी जल्दी से बोली। ये खबर सुनकर प्रिया के दिल का भारी पत्थर आखिरकार गिर गया। यह अद्भुत है, आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर कोई विला के लिविंग रूम में चरण का इंतजार करने चला गया। ये जानकर कि चरण जल्द ही वापस आ रहा है, लू हुई जैसे अंगरक्षकों को बल मिला। पिछले कुछ दिनों से वे मानसिक पीड़ा में जी रहे थे। आखिरकार चरण को अपराधियों ने उनकी नाक के नीचे से उठा लिया। अगर चरण को कुछ हो जाता तो हर कोई निश्चित रूप से इससे उबर नहीं पाता। चरण को सेना द्वारा झांग फैमिली मैनर में वापस ले जाया गया और जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि कई लोग उसका अभिवादन करने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। उसे सकुशल लौटते देख हर कोई बहुत उत्साहित था। उसकी चिंता और बेचैनी को महसूस करते हुए चरण ने अपनी पत्नी और बेटी को कसकर गले लगा लिया। तियान तियान, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। प्रिया ने रुंधे गले से सिर हिलाया। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अच्छा है कि तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान होने के बाद चरण केरान को उसकी बाहों से लिया और सबके साथ लिविंग रूम में चली गई। झांग जियानन जल्दी से माफी मांगने के लिए आया। चरण, इस बार मिरेकल क्रूज शिप पर जो हुआ वह भी मेरे ढीले निरीक्षण से जुड़ा है, जिसने इतने सारे दुर्भावनापूर्ण लोगों को जहाज पर चढ़ने दिया। ये तथ्य कि मिरेकल क्रूज शिप पर लगभग 200 समस्याग्रस्त व्यक्ति थे, कुछ ऐसा था जिसकी झांग जियानन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मियों के भी अपने लोग मिले हुए थे, जो अंदर और बाहर से अपराधियों के साथ सहयोग कर रहे थे। चरण ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चाचा झांग, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वे अंदरूनी लोग थे जिन्हें दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों ने लंबे समय से सावधानीपूर्वक रखा था। वे आमतौर पर आम लोगों की तरह दिखते हैं, केवल ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में ही अपना असली रूप दिखाते हैं। हालांकि इस बार स्थिति खतरनाक थी, इसने हमें इन सभी लोगों को एक ही बार में पकड़ने में मदद की, अन्यथा अगर वे अंधेरे में छिपे रहते तो यह एक बड़ा छिपा हुआ खतरा होता। चरण की सांत्वना सुनकर झांग जियानन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि चरण ने उसे दोष नहीं दिया। इस घटना के दौरान मिरेकल क्रूज जहाज पर हुए अपराधियों के हमले से झांग जियानन को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि धनी लोगों ने उसे ही दोषी ठहराया। झांग जियानन ने उन धनी लोगों को खुश करने के लिए बार बार माफी मांगी। अब ऐसा लग रहा था कि चरण ज्यादा समझदार था और उसने बेवजह दोष नहीं मर दिया। समिति सदस्य झांग ने चरण के सकुशल होने की खबर पाकर राहत की सांस ली। उन्होंने अपने अधीनस्थों को मैटेसन और अन्य लोगों से जल्द पूछताछ करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मैटेसन की पहचान की भी जांच की। मैटेसन ड्यूपॉन्ट परिवार में एक उच्च पद पर था, कई पारिवारिक राज जानता था और कई व्यावसायिक चैनलों को नियंत्रित करता था। हालांकि वह चुप रहता था और उसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिससे उससे जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। ड्यूपॉन्ट परिवार को उसके पकड़े जाने की खबर मिलने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने मैटेसन को वापस पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होने की बात खुलकर कही। चर्चा के बाद नेताओं ने ड्यूपॉन्ट परिवार से एक मोटी रकम वसूलने का फैसला किया। वे उन्हें चीन की सीमा के भीतर किसी का अपहरण किए बिना बड़ी रकम कैसे दे सकते थे। बेशक ये बात की बातें थीं। इस समय चरण केरान की देखभाल में प्रिया के साथ था। 5 दिनों के लापता रहने के दौरान प्रिया ने कुछ भी ठीक से नहीं खाया था और न ही सोई थी, वह काफी दुबली और कमजोर हो गई थी। चरण ने जल्दी से लिंक्वान जल निकाला और प्रिया को पीने के लिए दिया। लिंक्वान जल पीने के बाद प्रिया ने तुरंत अधिक ऊर्जावान और मजबूत महसूस किया। और छोटी केरान, उसने भी अपनी बोतल पकड़ी और खुशी से लिंक्वान जल पी रही थी। लिंक्वान जल मीठा था और फॉर्मूला से बेहतर स्वाद वाला था। छोटा बच्चा मूर्ख नहीं था। चरण ने गोल मटोल छोटे बच्चे को पकड़ रखा था, उसका चेहरा प्यार से भरा हुआ था। परिवार के साथ रहना सबसे आरामदायक और सुकून देने वाला था। सुरक्षा की यह भावना अद्भुत थी। दस्तक दस्तक, कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और चरण केरान को पकड़े हुए आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। तियांगे, अपराधियों द्वारा चुराई गई वस्तुओं की गिनती कर ली गई है और अब वे सभी उनके असली मालिकों को लौटा दी गई हैं। लीजिए, ये आपकी हैं। चरण ने ट्रे पर रखी वस्तुओं पर नजर डाली और पाया कि जेड ब्रेसलेट सही सलामत था और हीरे की अंगूठी भी ठीक थी। उसने वस्तुएं लीं और प्रिया को दे दीं। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें उनके असली मालिकों को लौटाई जा सकेंगी। प्रिया ने आह भरी और वस्तुएं रख दीं।
थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और मेरे ससुर ने अपनी जेब से मालिकों को मुआवजा दिया, विक्रम ने सिर खुजलाते हुए कहा। तो इस बार उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। मिरेकल क्रूज शिप की पहली यात्रा में ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। जहाज़ पर 3 जगह विस्फोट हुए थे, जिससे कई सुविधाएं और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। सिर्फ मिरेकल की मरम्मत में ही काफ़ी पैसा खर्च हो जाता। इन अमीर लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, उसने इसे सहजता से लिया और इसे दिल पर नहीं लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह घटना असफल रही, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी साबित कर दिया कि मिरेकल क्रूज शिप बहुत टिकाऊ है। पिछले कुछ दिनों में उसे कस्टम याट और प्राइवेट जेट के कई ऑर्डर मिले हैं। विक्रम की बातें सुनकर चरण मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सच था, इतना छोटा नुकसान झांग जियानन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शाम को चरण की सकुशल वापसी का जश्न मनाने के लिए झांग जियानन ने सभी के लिए एक भोज का आयोजन किया। रात के खाने के बाद चरण और झांग जियानन काम पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में गए। हालांकि यह घटना असफल रही, फिर भी बहुत से लोग हमारे क्रूज शिप में रुचि रखते हैं। झांग जियानन ने कहा, घरेलू ऑर्डर के अलावा हमें विदेशों से भी कई ऑर्डर मिले हैं। वे सभी निजी जेट और छोटे क्रूज जहाज़ों को अनुकूलित करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे त्यानजुन ऑटोमोबाइल समूह की लग्जरी कारें वर्तमान में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी बिक्री कर रही हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। झांग जियानन ने वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट चरण को सौंप दी। इस बार चरण को बचाने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना को भेजा गया, जिससे झांग जियानन को भी चरण की अहमियत का एहसास हुआ। वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित और अपने व्यापारिक साझेदार चरण के करीब भी था। चरण के पास तकनीक थी और उससे बेहतर संबंध थे। झांग जियानन मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छे संबंध बनाए। ध्यान से समीक्षा करने के बाद चरण ने संतुष्टि व्यक्त की। लग्जरी कारें, निजी जेट और लग्जरी क्रूज जहाज सभी बेहद महंगे थे, लेकिन दुनिया भर में कई अमीर लोग थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कई लोगों ने पहले ही जमा राशि का भुगतान कर दिया था और निजी जेट और छोटे क्रूज जहाज़ों के लिए ऑर्डर दे दिए थे। हाइशी औद्योगिक समूह वर्तमान में आधिकारिक तौर पर उच्च लाभप्रदता के दौर में प्रवेश कर रहा था। बाद में मैं कुछ और शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कारों को डिज़ाइन करूंगा और फिर हम वैश्विक स्तर पर सीमित बिक्री करेंगे, चरण ने झांग जियानन से कहा, ये देखते हुए कि लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी अच्छी थी। बाद की पीढ़ियों के प्रसिद्ध कार ब्रांड हमेशा से ही ये काम करते रहे हैं। अब चीन में शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कारें बनाने की बारी उनकी थी। ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। झांग जियानन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने अध्ययन में काफ़ी देर तक विस्तार से बातचीत की और भविष्य की विकास दिशा तय करने के बाद ही वे अध्ययन से बाहर निकले। अगले कुछ दिनों में चरण, विक्रम और झांग जिनिंग के साथ प्रिया और केरान को हाई सिटी में कुछ दिनों के लिए दर्शनीय स्थलों की सैर पर ले गया। इतनी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था, इसलिए चूंकि वे आए थे, इसलिए उन्हें हाई सिटी के खूबसूरत नज़ारों का पूरा आनंद लेना ही था। इस घटना के कारण चरण की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। कई अंगरक्षक और गुप्त रक्षक खुलेआम और गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे। चरण को अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। सभी ने सुंदर दृश्यों का आनंद लिया, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखा, तस्वीरें लीं और हाई सिटी के आसपास कई खूबसूरत यादें बनाईं। 4-5 दिन खेलने के बाद चरण हाई सिटी छोड़कर जियांग सिटी लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने जियांग मुवान को बुलाया। जियांग मुवान ये सुनकर उत्साहित और रोमांचित थी कि चरण उसे ढूंढ रहा है। अगर वह ठीक था तो चरण उसे क्यों ढूंढेगा? ये शांति बकसुआ से संबंधित होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। जब जियांग मुवान चरण से मिली तो चरण ने उसे लिंक्वान जल की एक छोटी बोतल दी। ये शांति बकसुआ से भिगोया हुआ शुद्ध पानी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया है और मैंने दूसरों से भी इसका परीक्षण करवाया है। यह पानी वास्तव में मानव शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और मार्शल कलाकारों को आंतरिक ऊर्जा विकसित करने में भी मदद करता है। जियांग मुवान ने उत्साह से लिंक्वान जल की छोटी बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। यह एक बहुत छोटी बोतल थी, शायद केवल 100 मिलीलीटर के बारे में। उसने ढक्कन खोला और हल्के से सूंघा। जियांग मुवान ने सावधानी से ढक्कन को कसकर घुमाया और गंभीरता से चरण को धन्यवाद दिया। श्री चरण, धन्यवाद। अगर इस जल को पीने के बाद मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा पाता हूँ तो मैं आपका एहसानमंद हूँ। भविष्य में अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं और मैं आपकी हर संभव मदद ज़रूर करूँगा। चरण जियांग मुवान के सामने औपचारिकता नहीं निभा रहा था। वह देख सकता था कि जियांग मुवान ऐसी इंसान नहीं थी जो ज़बरदस्ती चीज़ें हथिया ले या जिसकी कोई सीमा न हो। हालांकि वह शांति बकल की चाहत रखती थी, लेकिन उसने कभी उसे ज़बरदस्ती लेने के बारे में नहीं सोचा। इससे पता चला कि जियांग मुवान का चरित्र काफ़ी अच्छा था। दुश्मन से कुशल दोस्त बनाना हमेशा बेहतर होता है। जियांग मुवान से निपटने के बाद चरण ने झांग जियानन को अलविदा कहा और हाई सिटी छोड़ने की तैयारी करने लगा।
वापसी का सफ़र अभी भी निजी जेट से ही था, लेकिन इस बार ये निजी जेट चरण ने खुद के लिए बनवाया था। दूसरे निजी जेट की तुलना में यह ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा आरामदायक होगा। झांग जिनिंग और विक्रम भी उनके साथ लौटे। इस बार आधा महीना हाई सिटी में रहने के बाद झांग जिनिंग ने अपने परिवार के साथ भी कुछ अच्छा समय बिताया था। अगली बार वह अपने परिवार से शायद बच्चे के जन्म के बाद ही मिल पाएगी। झांग जियानन और हुजुएई ने सभी को विमान में विदा किया, उसे रनवे पर टैक्सी करते और उड़ान भरते देखा। 8 घंटे बाद विमान फुयुआन टरमैक पर उतरा। चरण और बाकी लोग विमान से उतरे। विक्रम झांग जिनिंग का साथ देते हुए विमान से उतरने के बाद तरोताज़ा और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराया और चरण और दूसरों से कहा, ये वास्तव में अजीब है तियानजी, घर आने का एहसास ही अलग है। मैं पूरी ताकत और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। झांग जिनिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, जब हम हाई सिटी गए थे तो मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन वापसी के रास्ते में मुझे थकान महसूस नहीं हुई। उनकी बातें सुनकर चरण और प्रिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। विक्रम और झांग जिनिंग निश्चित रूप से इसका कारण नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चरण ने चुपके से लिंक्वान जल निकाला था और विक्रम और झांग जिनिंग को उनकी जानकारी के बिना पीने के लिए दिया था। चरण अपने करीबी लोगों के साथ कभी कंजूस नहीं था। बटलर वांग ने फुरुई प्रांगण के सेवकों को उनका स्वागत करने के लिए भेजा। जब चरण और अन्य लोग फुरुई प्रांगण लौटे तो सेवक तुरंत उनके लिए चाय, पेस्ट्री और फलों की थालियां ले आए। चरण ने शरत और लियू कुई कुई को बुलाया और शाम को सभी के इकट्ठा होने की तैयारी की। शरत को पता था कि चरण और विक्रम हाई शहर से लौट आए हैं और वह उत्साह से अपनी पत्नी और बच्चे को भी साथ ले आया। सभी के मिलने के बाद स्वाभाविक रूप से एक और जीवंत सभा हुई। हालांकि शरत का बेटा जियांग युवानहाओ केवल 1 महीने से थोड़ा बड़ा था, उसका गोल मटोल छोटा सा चेहरा बहुत प्यारा था। छोटी के रान अपने से भी छोटे बच्चे को चरण की गोद में वहां आने के लिए छटपटाते हुए देखकर बहुत उत्साहित थी। सभी ने उन दोनों नन्हे मुन्नों को प्यार भरे भावों से देखा। विक्रम और झांग जिनिंग ने इन 2 प्यारे नन्हे मुन्नों को देखा और अपने बच्चे के जन्म के लिए और भी उत्सुक हो गए। जब रात का खाना तैयार हुआ तो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। 2 छोटे बच्चों जियांग युवानहाओ और केरान की देखभाल में नानी की मदद से सभी लोग अपने भोजन का भरपूर आनंद ले सके। चरण, शरत और विक्रम सभी ने थोड़ी सी शराब पी, लेकिन उन्होंने ज्यादा पीने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कोई भी शराबी नहीं था। वे पूरी तरह नशे में धुत होकर अपनी पत्नियों को चिंता और कष्ट नहीं देना चाहते थे, खासकर इसलिए क्योंकि चरण और विक्रम की घर पर गर्भवती पत्नियां थीं और शरत को लियू कुई कुई और उनके बच्चे की देखभाल भी करनी थी। थोड़ा नशे में समान विचारधारा वाले भाइयों के साथ बैठकर खाना पीना और बातें करना, ये जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक था। रात का खाना 8 बजे तक चला। उसके बाद शरत, विक्रम और बाकी लोग जाने के लिए उठे। चरण ने उन्हें वापस ले जाने के लिए एक ड्राइवर का इंतजाम किया। हालांकि नशे में गाड़ी चलाने पर अभी तक रोक नहीं थी, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना अंततः असुरक्षित था। उन्हें विदा करने के बाद चरण और प्रिया भी आराम करने की तैयारी के लिए अपने कमरे में लौट आए। चरण ने पहले केरान को सुलाने के लिए मनाया, फिर प्रिया को नहलाने की कोशिश की और कहा कि वह उसे नहलाने में मदद करना चाहता है। प्रिया उसकी मीठी मीठी बातों और लगातार मनाने का विरोध नहीं कर सकी और आखिरकार मान गई। दोनों काफी देर तक बाथरूम में ही रहे और फिर बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लौट आए। खुशकिस्मती से प्रिया लिंक्वान जल ने चरण के शरीर को रूपांतरित कर दिया था और चरण भी पीछे हट रहा था, ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वरना प्रिया सचमुच इसे सहन नहीं कर पाती। ... सुबह 5 बजे चरण उठा और अपना अभ्यास शुरू किया। पहले 1 घंटे का ध्यान और क्यूई साधना, उसके बाद मार्शल आर्ट के दांव पेंच। जब शुरू में उसके पास कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी तो चरण के मुक्कों में ज्यादा आक्रमण शक्ति नहीं थी, लेकिन अब यह थोड़ा अलग लग रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके मुक्कों की ताकत और गति में सुधार हुआ है। उसने लू हुई को अपने साथ अभ्यास करने के लिए बुलाया। हालांकि लू हुई थोड़ा हैरान था कि चरण अचानक अभ्यास करना चाहता था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चरण कभी कभी अपने शरीर का व्यायाम करने के लिए मुक्केबाजी का भी अभ्यास करता था। लू हुई ने अपना रुख अपनाया चरण के अभ्यासी साथी के रूप में। हालांकि लू हुई में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव और उत्कृष्ट कौशल थे। पहले तो चरण लू हुई के कपड़ों को छू भी नहीं सकता था। हालांकि उसकी सीखने की क्षमता भी काफी अच्छी थी। लू हुई के साथ स्पैरिंग में उसे काफी अनुभव प्राप्त हुआ। दोनों आधे घंटे से ज्यादा समय तक लड़ते रहे और बाद में चरण ने लू हुई पर कुछ भूसे भी जड़ दिए। स्पैरिंग सेशन के अंत में लू हुई अपना कंधा रगड़े बिना नहीं रह सका और चिल्लाया, सर, आपकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि जब आप मुझे मारते हैं तो बहुत दर्द होता है। लू हुई जैसे आदमी को जो खून तो बहाता है पर रोता नहीं, ये कहते हुए देखकर चरण को थोड़ा गर्व हुआ। भाई लू, आपने बहुत मेहनत की है, बाद में वापस जाते समय कुसुम का तेल जरूर लगाना।
चरण ने लू हुई के लिए थोड़ी चिंता दिखाई। लू हुई से विदा लेने के बाद उसने स्नान किया और बेडरूम में वापस आ गया। उसने अपनी बेटी को कपड़े पहनने में मदद की और प्रिया और उनकी बेटी के बर्तन धोने का काम संभाला। नाश्ता बहुत ही लजीज था। पेट भर खाने के बाद चरण अपनी बेटी को कुछ खिलाना नहीं भूला। छोटी बच्ची 8 महीने की हो चुकी थी और उसने ठोस आहार लेना शुरू कर दिया था। फूरुई कोर्टयार्ड का रसोइया उसके लिए ध्यान से ठोस आहार तैयार करता था। सब्जियों की प्यूरी, अंडे का कस्टर्ड, रतालू और कीमा बनाया हुआ मांस का दलिया और सब्जियों और कीमा बनाया हुआ मांस का दलिया, ये सभी ठोस आहार थे जो छोटी बच्ची को खाना पसंद थे। खाने के बाद चरण और प्रिया काम निपटाने लगे। वे आधे महीने से ज्यादा समय से हुआंगान काउंटी से बाहर थे और कुछ काम जमा हो गया था जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी। प्रिया कई महिला अंगरक्षकों को स्वीटहार्ट फैशन में ले गए, जबकि चरण घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करता और दूर से फोन के जरिए कंपनी के विभिन्न मामलों को संभालता रहा। तियानचिन रियल एस्टेट कंपनी ने पहले ही इमारतों का निर्माण शुरू कर दिया था, जिसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। चरण ने रियल एस्टेट कंपनी के खाते में $100 मिलियन डाले। एक रियल एस्टेट कंपनी का शुरुआती विकास और निर्माण पैसा बर्बाद करने वाला था, खासकर तब जब कोई प्री-सेल मॉडल अभी तक मौजूद नहीं था। हालांकि चरण के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसके अलावा अगर पैसे वाकई कम पड़ गए तो वह अभी भी बैंक ऋण के लिए आवेदन कर सकता था। जियांग सिटी के बैंक हमेशा चरण के लिए खुले थे। एक और बात भी थी जो चरण को बहुत अच्छी लगी। हुआंगान काउंटी के आसपास के कस्बों में सड़क निर्माण शुरू हो गया था। हुआंगान काउंटी को बेहतर होते देख चरण सचमुच खुश था, क्योंकि यहाँ के औद्योगिक विकास ने आर्थिक विकास की एक श्रृंखला को गति दी थी। चरण ने देखा कि कुछ लोगों ने पहले ही ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दिया था। उसने हुआंगान काउंटी की योजना बनाने और इसे और अधिक प्रतिष्ठा के साथ बनाने के लिए और ज़मीन खरीदने की भी योजना बनाई। एक फ़ोन कॉल के साथ काउंटी प्रमुख ली चांगमिंग तुरंत व्यक्तिगत रूप से दौड़े चले आए। के रान को पकड़े हुए चरण ने ली चांगमिंग के साथ हुआंगान काउंटी के विकास की योजना पर चर्चा की। ये सुनकर कि चरण हुआंगान काउंटी में एक नए शहरी क्षेत्र की योजना बनाना और उसका निर्माण करना चाहते हैं, ली चांगमिंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। हुआंगान काउंटी का आसपास के शहरों में और विस्तार करना और अधिक औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना भविष्य में कारखानों की स्थापना के लिए और अधिक उद्यमों को आकर्षित करेगा। ये कारखाने हुआंगान काउंटी के आसपास के निवासियों के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, एक अधिक स्थिर औद्योगिक श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं और फिर सभी उद्योग फल फूल सकते हैं। ये वास्तव में लोगों की आजीविका के लाभ के लिए था। हुआंगान काउंटी को आसपास के क्षेत्र के सबसे गरीब काउंटी से जियांग सिटी के शीर्ष 3 सबसे धनी काउंटियों में से एक में बदलते देखना। ली चांगमिंग को विदा करने के बाद चरण ने अपनी सोती हुई बेटी के लिए दूध का फॉर्मूला तैयार किया। एक बोतल दूध पीने के बाद के रान जल्दी ही सो गई। चरण उसे बिस्तर पर लिटा दिया और एक कंबल ओढ़ा दिया। उसने नानी को अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया, फिर वह उठकर अध्ययन कक्ष में चला गया। इस बार ड्यूपॉन्ट ने उसका अपहरण कर लिया और उच्च अधिकारियों ने उसे छुड़ाने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना की व्यवस्था की। चरण को देश के लिए अपनी अहमियत का एहसास था। अपनी योग्यता के कारण ही उसे देश का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। चूंकि उसे ये विशेषाधिकार प्राप्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ ऐसा देना था जिससे देश और मजबूत हो सके। और ड्यूपॉन्ट, क्या उन्हें अपने हथियारों पर गर्व नहीं था? तब चरण स्वयं उनके अहंकार को कुचलकर उन्हें पूरी तरह से परास्त कर देगा। अगले कुछ दशकों के हथियारों और तकनीकी विकास से संपन्न चरण उनसे नहीं डरेगा। उसने यूजियान बुक स्टोर से मिसाइल अनुसंधान और विकास पर विस्तृत जानकारी जुटाई और देश को एक शानदार तोहफा देने की तैयारी की। बेशक ऐसे परमाणु हथियार विकसित करना युद्ध को बढ़ावा देने के लिए नहीं था। सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार आमतौर पर संरक्षक कलाकृतियां होती थीं, जिनमें शक्तिशाली निवारक क्षमता होती थी। अब चरण को यूजियान बुक स्टोर से उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी पहुंचानी थी। वह चीन को ऐसी मिसाइलें बनाने देना चाहता था जो विदेशों से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा दूरी तक मार करने वाली, ज्यादा सटीक और उनसे भी ज्यादा उन्नत हों। आसपास के उन महत्वाकांक्षी देशों की आंखें खुल जाएं और वे साफ देख सकें कि चीनी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चेंगदू, जिन काउंटी, जियांग परिवार जियांग मुवान हाई सिटी से लौटने के बाद तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई, साधना के लिए खुद को एकांत में रखने की तैयारी में। छोटी बोतल, जिसमें लगभग 100 मिलीलीटर थी, निकालते हुए जियांग मुवान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। चरण ने उसे बताया कि यह शांति बकल को पानी में भिगोने से बना एक औषधीय द्रव है और यह मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये किसी की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, जियांग मुवान को इसे स्वयं अनुभव करना होगा। जियांग मुवान को चरण की बातों पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह मानती थी कि वह और चरण दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, और चरण की अपनी समझ के कारण उसके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था।
जियांग मुवान पालथी मारकर बैठ गई, बोतल का ढक्कन खोला और पारदर्शी औषधीय द्रव को एक ही घूंट में पी गई। बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास और आंतरिक शक्ति की साधना करने के कारण उसने कुछ छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त की थीं। उसकी आंतरिक शक्ति उसके शरीर के भीतर एक छोटे से दायरे में प्रसारित हो सकती थी और वह इसका उपयोग हथियारों और मुट्ठियों पर लगाने के लिए कर सकती थी, जिससे उसकी आक्रमण शक्ति बढ़ जाती थी। हालांकि जियांग मुवान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बाहरी सहायता के बिना उसे पूर्ण निपुणता के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल और लगन से साधना करनी होगी। उम्मीद है ये औषधीय जल सचमुच काम करेगा। जियांग मुवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जियांग परिवार के आंतरिक शक्ति मंत्रों और मानसिक साधना विधियों के अनुसार अपनी आंतरिक शक्ति और ची का संचार करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद जियांग मुवान ने अपनी साधना पूरी की, सांस छोड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमकीली और उत्साह से भरी थीं, एक चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रही थीं। जमीन से उठकर जियांग मुवान मेज के पास गई और उस पर रखी चायदानी पर अपनी हथेली फिराई। एक खड़खड़ाहट के साथ जियांग मुवान की हथेली की हवा से चायदानी जमीन पर गिर गई, जिससे एक तीखी टूटने जैसी आवाज आई। आंतरिक शक्ति के बाहीकरण के साथ जियांग मुवान पहले ही एक प्रथम श्रेणी के गुरु के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और पूरे जियांग परिवार में वर्तमान में केवल 2 लोग ही आंतरिक शक्ति का बाहीकरण कर सकते थे। एक उसके दादा थे और दूसरे उसके दूसरे चाचा। जियांग मुवान ने अपने शरीर में प्रचुर आंतरिक शक्ति का अनुभव किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने कमरे से बाहर आए और अपने दादा और दूसरे चाचा को यह खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसके दादा, दूसरे चाचा और दूसरी चाची ने उसका पालन पोषण किया। जियांग मुवान की नज़र में ये उसके करीबी परिवार के सदस्य थे। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के 40 वर्षीय व्यक्ति से हुई। मुवान, क्या तुम्हारी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है? जियांग मिंगशेंग ने अपनी भतीजी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। दूसरे चाचा, मैं अभी तुम्हें और दादाजी को ढूंढने ही वाला था। जियांग मुवान मुस्कुराया, अब मैं अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट कर सकता हूँ। ये सुनकर जियांग मिंगशेंग के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी झलक रही थी। इतनी जल्दी? मुवान, क्या इस बार हाई सिटी जाते समय तुम्हें कोई अप्रत्याशित घटना घटी थी? जियांग मुवान जियांग मिंगशेंग पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं छिपाया। हाई सिटी में आयोजित चमत्कारी क्रूज शिप परीक्षण यात्रा कार्यक्रम में मैंने तुम्हारा और दादाजी का प्रतिनिधित्व किया था, है ना? इस बार क्रूज शिप पर एक भव्य नीलामी भी हुई थी और मुझे एक संग्रह की वस्तु मिली जो हमारे परिवार की प्राचीन पुस्तकों में दर्ज चीजों से संबंधित थी। कौन सी संग्रह की वस्तु? जियांग मिंगशेंग की आंखों में दिलचस्पी दिखाई दी। यह एक ड्रैगन और फीनिक्स का शांति बकल था और मैं उस समय लगभग उस पर बोली लगाने ही वाली थी। जियांग मुवान ने झेपते हुए कहा, लेकिन किसी और की ऊंची बोली के कारण मैं अंततः उस शांति बकल को पाने से चूक गई। ड्रैगन और फीनिक्स का शांति बकल? जियांग मिंगशेंग की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और उसने झट से पूछा, आखिरकार उस शांति बकल की बोली किसने लगाई? क्या आपकी आंतरिक शक्ति में हुई जबरदस्त वृद्धि इस शांति बकल से संबंधित है? जियांग मुवान को उम्मीद नहीं थी कि जियांग मिंगशेंग इतने विस्तार से जानना चाहेगी। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने जियांग मिंगशेंग को पिछले कुछ दिनों में समुद्र में हुई घटनाओं के बारे में बताया। जियांग मिंगशेंग उसके प्रति एक पिता की तरह दयालु थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जो जियांग मुवान उन्हें न बता सके। जियांग मुवान की बातें सुनकर जियांग मिंगशेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वह शांति बकल एक खजाना है, इसे कोई और कैसे ले जा सकता था? शायद इसका हमारे जियांग परिवार से कोई भाग्यगत संबंध नहीं है। हालांकि जियांग मुवान को अफसोस हुआ, लेकिन उसकी कोई लालची इच्छाएं नहीं थीं। वह पहले से ही औषधीय द्रव का एक छोटा सा अंश पाकर और अपनी आंतरिक शक्ति को कई वर्षों तक बढ़ाकर बहुत संतुष्ट थी। हालांकि आंतरिक शक्ति में आपकी इतनी वृद्धि अच्छी बात है। चलो, आपके दादाजी को ये खुशखबरी सुनाएं और उन्हें भी खुश करें। जियांग मिंगशेंग ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया और जियांग मुवान को जियांग परिवार के मुखिया के आंगन में खींच लिया। जियांग परिवार के मुखिया जियांग मुवान की आंतरिक शक्ति में वृद्धि के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि शांति का बकल चारण के हाथों में आ गया है तो उन्हें थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर वह शांति का बकल हमारे जियांग परिवार के हाथों में आ जाता, इससे निश्चित रूप से कई मार्शल आर्ट प्रतिभाएं विकसित होंगी और जियांग परिवार भी अपने समृद्ध काल का गौरव पुनः प्राप्त कर सकेगा। जियांग मुवान ने बेबसी से हाथ फैलाए, बस अफसोस है कि मैंने पूछा, लेकिन चरण ने ये शांति बकल देने से इनकार कर दिया। ये स्वाभाविक है, ऐसे खजाने को पैसों से कैसे मापा जा सकता है? जियांग परिवार के मुखिया ने आह भरी, लेकिन मुवान, 20 साल की उम्र में आंतरिक शक्ति के बाहीकरण के स्तर तक पहुंचना युवा पीढ़ी के बीच पहले से ही एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। जियांग मुवान प्रशंसा सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं भविष्य में और भी लगन से साधना करूंगा। तीनों के कुछ देर बातें करने के बाद जियांग मुवान के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई।
उसने 2 दिन और 2 रातों से कुछ नहीं खाया था और इस समय वह सचमुच भूख से मर रही थी। जियांग परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम कुछ खा लो। ठीक है, तो दादाजी, दूसरे चाचा, मैं अब चलता हूँ। दोनों का अभिवादन करने के बाद जियांग मुवान उठकर चली गई। उसके जाने के बाद कमरे का माहौल कुछ शांत हो गया। जियांग परिवार के मुखिया ने मेज पर हाथ थपथपाया, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन और फीनिक्स का शांति चिन्ह हाई शहर में दिखाई देगा। इस बार हम लापरवाह हो गए। पिताजी, मैं इसे वापस छीनने के लिए लोगों को ले जाऊंगा। जियांग मिंगशिंग ने कहा, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उस शांति चिन्ह में एक आध्यात्मिक झरना है जो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को समेटे हुए एक खजाना है। चूंकि हमारे जियांग परिवार ने इसे देखा है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जियांग मुवान ने केवल अधूरी प्राचीन पुस्तक देखी थी, लेकिन जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग ने पूरी पुस्तक देखी थी। दरअसल उस समय जियांग मिंगशिंग ने ही गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी थी और आधी पुस्तक जल गई थी। वे ड्रैगन और फीनिक्स के शांति चिन्ह का रहस्य जानते थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि ऐसा खजाना सिर्फ किंवदंतियों में ही होता है। लेकिन अब जियांग मुवान की आंतरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि यह साबित कर सकती थी कि चरण के हाथ में शांति का बकल निश्चित रूप से पौराणिक ड्रैगन और फीनिक्स का शांति का बकल था, जिसमें एक आध्यात्मिक स्प्रिंग थी। आवेग मत करो, जियांग परिवार के मुखिया ने उसे घूरा। क्या तुमने मुवान की बात नहीं सुनी? उस चरण को देश में बहुत सम्मान दिया जाता है और उसके कई अंगरक्षक उसकी रक्षा करते हैं, खुलेआम और गुप्त रूप से। तो फिर हम क्या करें? हम यूं ही नहीं देख सकते। जियांग मिंगशिंग थोड़ा अधीर हो गया। कोई सुरक्षित योजना बनाओ, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना अगर हम नाकाम रहे और मामला उजागर हो गया तो हमारा जियांग परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जियांग परिवार के मुखिया का चेहरा गंभीर था और उनका स्वर भारी था। लेकिन हमारे जियांग परिवार को ये ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल जरूर हासिल करना चाहिए। जब जियांग मिंगशिंग ने जियांग परिवार के मुखिया की बातें सुनी तो उसने उत्साह से सिर हिलाया। पिताजी सही कह रहे हैं, हमें ऐसा खजाना जरूर हासिल करना चाहिए। दादाजी, दूसरे चाचा, जियांग मुवान की हैरान कर देने वाली आवाज़ अचानक दरवाजे से गूंजी। उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के बाद उसके कदम हल्के हो गए और उसकी सांसें लंबी हो गईं, इसलिए चलते समय उसने कोई आवाज़ नहीं की। इसलिए जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह कब पीछे मुड़ी। इस समय जियांग मुवान दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मैंने आपकी कही हर बात सुन ली। दादाजी, दूसरे चाचा, आप चरण के हाथों से शांति बकसुआ छीनना चाहते हैं। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग मुवान उनकी गुप्त बातचीत सुन लेगा। उसका आरोप सुनकर दोनों शर्मिंदा दिखे। मुवान, आप नहीं समझते कि शांति बकसुआ हमारे जियांग परिवार के लिए क्या मायने रखता है। जियांग मिंगशिंग ने जियांग मुवान को मनाना शुरू किया, अपनी भतीजी को समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जियांग मुवान ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। अगर यह बिना मालिक का होता तो एक बात होती, लेकिन अब शांति बकसुआ चरण का है। आप किसी और की चीज को जबरन नहीं ले सकते। मुवान, जियांग परिवार के मुखिया ने धैर्यपूर्वक जियांग मुवान को सलाह दी। चरण जैसा साधारण व्यक्ति ऐसे खजाने के अधिकारी कैसे हो सकता है? यदि हमारा जियांग परिवार ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकसुआ प्राप्त कर सकता है तो हमारे परिवार की समृद्धि बस कोने में होगी। मैं यह नहीं सुनना चाहता। मैं आपकी कुछ भी बात नहीं समझ रहा, लेकिन चरण मेरा दोस्त है और आप उसकी चीजें नहीं ले सकते। जियांग मुवान ने अपने दादा और दूसरे चाचा से इस तरह सोचने की उम्मीद नहीं की थी। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं तो मैं केवल चरण को बता सकती हूँ। ये कहने के बाद वह मुड़ने और जाने के लिए तैयार हुई। मुवान, जियांग मुवान, दो चीखें एक साथ गूंजी। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग दोनों जियांग मुवान को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़े। उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी और उसकी हरकतें अब बहुत तेज हो गई थीं। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशिंग के हाथ लगभग उसके कंधे को जकड़ रहे थे। जियांग मुवान उछलकर आंगन में कूद पड़ी। दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी उसकी आंखें हल्की लाल थीं, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दादा और दूसरे चाचा उस पर हमला करेंगे। मुवान, इतनी जिद्दी मत बनो, हम ये पूरे जियांग परिवार के लिए कर रहे हैं। जियांग मिंगशिंग ने उसे खदेड़ दिया और जियांग मुवान पर चिल्लाया। जियांग परिवार के मुखिया ने उसका पीछा किया और उन दोनों ने एक आगे और एक पीछे जियांग मुवान को घेर लिया। दादाजी, दूसरे चाचा, हमें उन चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए जो हमारी नहीं हैं। जियांग मुवान उन दोनों पर चिल्लाए, और चरण कोई साधारण इंसान नहीं है। तुम बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर तुम जल्दबाजी में आकर ज़बरदस्ती वो चीज़ ले लोगे जो हमारी नहीं है तो अंत में जियांग परिवार को ही नुकसान होगा। हालांकि जियांग मुवान नहीं जानती थी कि चरण कौन है, उसने सेना को उस पर ध्यान देते देखा था।
चरण को बचाने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना सभी को जुटाया गया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उनके जियांग परिवार उकसा सकते थे। हम इसे पा सकते हैं या नहीं, हम कोशिश करने के बाद ही जानेंगे। जियांग परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, मुवान, चूंकि तुम हमारी तरफ नहीं हो, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। उन्होंने बोलना समाप्त किया और जियांग मिंगशिंग को चिल्लाया, इसे पकड़ो। इस मामले के हल होने से पहले उसे जियांग परिवार के द्वार से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। जियांग मिंगशिंग जल्दी से सहमत हो गए। वह और जियांग परिवार के मुखिया सेना में शामिल हो गए। कदम से कदम मिलाकर जियांग मुवान के करीब पहुंच गए। उन दोनों में काफी आंतरिक ऊर्जा थी। उसने अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को जियांग मुवान को ले जाकर बंद करने के लिए कहा। अपने विश्वसनीय अधीनस्थों द्वारा जियांग मुवान को ले जाने के बाद जियांग मिंगशिंग और जियांग परिवार के मुखिया के हाव भाव और भी गंभीर हो गए। अब जब मुवान को ये रहस्य पता चल गया है तो हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। किसी भी देरी से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। जियांग परिवार के मुखिया ने कहा, ये बच्ची आमतौर पर आज्ञाकारी और समझदार होती है, लेकिन जब बात ऐसी किसी चीज की आती है तो इसे बिल्कुल भी तालमेल बिठाना नहीं आता। जब वह जागेगी तो मैं उसे फिर से मनाने की कोशिश करूंगा। जियांग मिंगशिंग ने आह भरी। चारण के कई अंगरक्षक वास्तव में एक समस्या हैं। उस पर वार करना आसान नहीं होगा। जियांग परिवार के मुखिया सोच में पड़ गए। अगर उसे निशाना बनाना मुश्किल है तो उसके आसपास के दूसरे लोगों का क्या? जियांग मिंगशिंग ने एक सुझाव दिया, क्या होगा अगर हम उसके किसी महत्वपूर्ण करीबी को पकड़ लें और उसे धमकी के रूप में इस्तेमाल करें ताकि वह स्वेच्छा से शांति बकसुआ सौंप दे? संभव है। जियांग परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया, लेकिन हमें सावधानी से काम करना चाहिए। हम बिल्कुल किसी को यह नहीं बता सकते कि यह हमारे जियांग परिवार ने किया था। जियांग मिंगशिंग ने सिर हिलाया। जियांग मिंगशिंग के जल्दी से चले जाने से पहले वे दोनों कमरे में काफी देर तक साजिश रचते रहे। फुयुआन में चरण ने अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने सामने रेत की बोरी पर मुक्का मारा। रेत की बोरी फट गई और रेत हर जगह उड़ गई। चरण इस मुक्के की शक्ति से विशेष रूप से संतुष्ट था। जब से उसने मसल फोजिंग क्लासिक और मैरो क्लींजिंग क्लासिक का अभ्यास शुरू किया, अगर वह इसी तरह प्रशिक्षण लेता रहा तो वह सचमुच मार्शल आर्ट ड्रामा के उन महान नायकों जैसा बन सकता था जो दीवारें फांदकर अकेले ही 100 लोगों से लड़ सकते थे। लू हुई कई दिनों से चरण के साथ अभ्यास कर रहा था और हाल ही में यह और भी मुश्किल होता जा रहा था। उसने चरण की चालों का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी जीत नहीं पाया। लू हुई भी हैरान था। चरण शुरुआत में उसे हरा नहीं पाया था। अब उसका मालिक, अंगरक्षक, उससे ज्यादा शक्तिशाली था। उसे भी अपने प्रशिक्षण को और तेज करने की जरूरत लग रही थी, वरना अगर बात फैल गई तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। चरण ने मार्शल आर्ट का अभ्यास पूरा करने के बाद पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया उठाया। आंतरिक ऊर्जा के विकास के लाभों का वह पहले ही अनुभव कर चुका था। चरण ने प्रिया को भी अभ्यास करने का मौका देने के बारे में सोचा। डिंगलिंग। लिविंग रूम में टेलीफोन की घंटी बजी। चरण ने तौलिया नीचे रखा, उठा और जल्दी से फोन उठाने चला गया। कॉल बीजिंग से थी, मैटेसन और ड्यूपॉन्ट के बारे में। इस बार देश में ड्यूपॉन्ट का अभियान विफल रहा और मैटेसन भी चीनी सेना के हाथों में चला गया। ड्यूपॉन्ट ने कहा कि वे मैटेसन के बदले में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बातचीत के बाद वरिष्ठ नेताओं ने कुछ शर्तें रखीं और ड्यूपॉन्ट से एक बड़ी रकम वसूल ली। अधिकारियों ने दबाव डालकर बातचीत की और सैन्य हथियारों का एक जत्था हासिल कर लिया। पीड़ित और संबंधित पक्ष के रूप में चारण को भी मुआवजा मिला। ये 500 मिलियन का एक बहुत बड़ा मुआवजा था। अपने खाते में अचानक 500 मिलियन की अतिरिक्त राशि आने से चरण सचमुच बहुत खुश था। उसने ये भी सोचा कि अगर ड्यूपॉन्ट अब भी हार मानने को तैयार नहीं है तो वे उसे फिर से अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसे एक अपहरण से 500 मिलियन मिल सकते हैं तो क्या उसे कुछ और बार अगवा करने पर अमीर नहीं बना देगा। धमाका। एक तीर फुयुआन के द्वार पर लगा। गार्ड ने शोर सुना और जल्दी से जांच करने के लिए दौड़ा। जांच करने पर उसे तीर से बंधा एक पत्र मिला। गार्ड के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह तुरंत पत्र बटलर वांग के पास ले गया। बटलर वांग ने इसे चरण को सौंपने से पहले एक डॉक्टर से इसमें जहर की जांच करवाए। यह क्या है? चरण थोड़ा हैरान हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, लिफाफा फाड़ा और पत्र निकाल लिया। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया और एक ठंडी आभा उससे निकली। पत्र में लिखा था कि उन्होंने पवनी, शर्त और विक्रम का अपहरण कर लिया है और चरण से अकेले जियांग शहर के लुयान झील जाने की मांग की गई थी। पत्र में यह भी कहा गया था कि वे जानते हैं कि चरण के पास कई अंगरक्षक हैं और अगर चरण इस बार अंगरक्षक लेकर आया तो वे तुरंत पवनी, शर्त और विक्रम को मार देंगे। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? विदेशी जासूस, ड्यूपॉन्ट द्वारा भेजे गए लोग, या फिर कोई अनजान दुश्मन जो परछाई में छिपा था? चरण की नज़र तीर पर पड़ी। उसने खुद शरत और विक्रम के घर फोन किया। दोनों वास्तव में घर पर नहीं थे।
जियांग परिवार और जोऊ परिवार दोनों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शरत और विक्रम कहाँ गए हैं और उन्होंने अपने परिवारों को सूचित नहीं किया है। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, बटलर वांग ये बताने आया कि किनदाजी आ गया है, उसे अंदर आने दो। चरण ने तीर और पत्र नीचे रख दिया और गहरी आवाज में कहा। जल्द ही किनदाजी दौड़कर अंदर आया। अंदर जाते ही वह धड़ाम से चरण के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। तियान जी, मैं आपसे पवनी को बचाने की विनती करता हूँ, उसका अपहरण कर लिया गया है। मैं आपसे उसे बचाने में मेरी मदद करने की विनती करता हूँ, वह पहले से ही 8 महीने से अधिक गर्भवती है। किनदाजी की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, आंसू नाक में बह रहे थे और उसकी आवाज़ घुट रही थी। चरण ने उसे उठाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, आखिर हुआ क्या था? पवनी का अपहरण किसने किया? आज सुबह नाश्ता खत्म करने के बाद जब मैं शौचालय में था, मैंने लेले को आंगन में जोर से रोते हुए सुना। मैं इतना चिंतित था कि मैंने अपनी पैंट भी नहीं चढ़ाई और बाहर भागा। तभी एक नकाबपोश आदमी ने पवनी को धक्का दिया। बेहोश, उसे उठाओ और भागो। किनदाजी ने जल्दी से बताया कि उस सुबह चरण को क्या हुआ था। उस समय मैंने उस व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन वह बहुत तेजी से भागा। कुछ ही समय में मैं उसे और नहीं देख सका। तियान जी, मैं आपका बैल और घोड़ा बनूंगा। मैं केवल आपसे पवनी को बचाने के लिए कहता हूँ। जैसा कि उसने कहा, वह घुटने टेकने और फिर से चरण को प्रणाम करने वाला था। चरण ने उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या उस व्यक्ति में कोई विशिष्ट विशेषताएं थीं? वह नकाबपोश था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह लंबा और पतला था और वह पवनी को उठाते हुए अविश्वसनीय रूप से तेज भागा, जिसका वजन 100 पाउंड से अधिक था। उसकी गति लगभग मोटरसाइकिल की तरह लग रही थी। किनदाजी का चेहरा चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति का सामना करने पर शहर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के अलावा वह पवनी को बचाने के लिए चरण से ही मदद मांग सकता था। आखिरकार किनदाजी की नज़र में चरण पुलिस से ज्यादा प्रभावशाली था। एक व्यक्ति को उठाकर ले जाना और फिर भी अविश्वसनीय रूप से तेज भागना, इसका मतलब है कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विक्रम और शरत का अपहरण करने वाले लोग भी वही होने चाहिए। फुयुआन की छाया में छिपे विशेष बलों ने बताया कि किसी ने 300 मीटर दूर से वह तीर चलाया था। उनके नियुक्त स्नाइपर्स ने 3 गोलियां चलाईं, लेकिन निशाने पर नहीं लगीं। जब वे जल्दी से शूटिंग पॉइंट पर पहुंचे तो वह व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये सभी संकेत बताते हैं कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चरण की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसके मन में कुछ अनुमान लग रहे थे। तुम पहले वापस जाओ, मैं पवनी का पता लगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए लोगों का इंतजाम करूंगा और जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें सूचित करूंगा। ये सुनकर किनदाजी के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए और उसने जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। किनदाजी के जाने के बाद चरण ने कुछ तैयारियां की और फिर लुओयान झील की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। तियान चिंतित थी, पति, क्या आप सचमुच अकेले जा रहे हैं? उसने वास्तव में ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी कि अचानक ऐसा कुछ फिर से होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं नहीं जाती तो डोंगजी, ये और पावनी, वे सभी उस समूह द्वारा मारे जाएंगे। चरण के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने उन्हें फंसाया है, इसलिए मुझे जाकर उन्हें सुरक्षित बचाना होगा। तियान की आंखें लाल थीं, चिंता से भरी हुई। तुम्हारा क्या हाल है? चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। चरण उसके गाल को सहलाया और धीरे से कहा, तुम भूल गई, मेरे पास एक जगह है। अगर मुझे खतरे का सामना करना पड़ा तो मैं उस जगह में छिप जाऊंगा। लेकिन तियान अभी भी चिंतित था, लेकिन समय नहीं बचा था। यदि चरण निर्दिष्ट समय के भीतर लुओयान झील पर नहीं पहुंचता है तो दूसरा पक्ष तीनों के प्रति निर्दयता से पेश आ सकता है, विक्रम, शरत और पावनी। चरण ने अपना दिल कठोर किया, उसे धक्का दिया और दरवाजे से बाहर चला गया। पति, उसके पीछे तियान की थोड़ी घुटी हुई आवाज आए, आपको सुरक्षित वापस आना होगा। मैं आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चरण बिना पीछे देखे जल्दी से चला गया। फुयुआन। गेट के बाहर पहुंचकर उसने अकेले ही कार चलाई। जियांग शहर में लुओयान झील की ओर तेजी से। वो जरूर आएगा, हमने जांच की है। हालांकि उसकी अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, फिर भी खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। इसके अलावा उसके 2 अच्छे भाई हमारे हाथ में हैं। चरण एक वफादार इंसान है, वह अपने दोनों भाइयों के लिए जरूर आएगा। दोनों वक्ता मुड़े। वे जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग थे। और भी, हमने पूरी तैयारी कर ली है। जियांग परिवार के मुखिया मुस्कुराए। इस योजना के लिए मैंने अपना पुराना चेहरा पीछे छोड़ दिया और कई लाभों का वादा किया और प्रभावशाली आंतरिक साधना वाले कई दोस्तों को चरण की रक्षा करने वाले सैनिकों का ध्यान हटाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। इस बार हमें ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल को सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। पिताजी, चरण लिंक्वान जल निकाल सकता है, इसलिए खजाने ने उसे अपना स्वामी मान लिया होगा। वह शायद इसे आसानी से नहीं देगा, है ना? जियांग मिंगशेंग ने हैरानी से पूछा।
तो हम उसे मार देंगे और खजाना जब्त कर लेंगे। जब तक चरण मरता है, ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल स्वाभाविक रूप से हमारा रहेगा। जियांग परिवार के मुखिया का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आवाज में ठंडक थी। जियांग मिंगशेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह चरण के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद एक काली सेडान तेजी से आए। एक चीख के साथ ब्रेक की तेज आवाज सुनाई दी और चरण कार से बाहर निकला। उसने लुयान झील के किनारे खड़ी 2 आकृतियों को देखा, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तुम ही हो जिन्होंने विक्रम और बाकियों का अपहरण किया था। वे कहाँ हैं? आप चरण हैं। जियांग परिवार के दोनों पिता और पुत्र अपने चेहरे ढके हुए चरण को आंक रहे थे। वह वास्तव में तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के समान था। मैं चरण हूँ, मैं अब यहाँ हूँ, इसलिए आप उन्हें छोड़ सकते हैं, है ना? चरण ने ठंडे स्वर में कहा। जल्दी मत करो, हमारे साथ नाव पर आइए और मैं आपको बताऊंगा कि वे कहाँ हैं। जियांग परिवार के मुखिया ने अपने पीछे थोड़ी दूर पर एक मछली पकड़ने वाली नाव की ओर इशारा करते हुए कहा। चरण झील के किनारे मछली पकड़ने वाली नाव पर रुक गया और उपहास करते हुए बोला, चालबाजी कर रहे हो? वह सबसे पहले मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गया। जियांग परिवार के पिता और पुत्र भी नाव पर चढ़ गए। जियांग मिंगशेंग ने चप्पू लिया और झील के दूसरी ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह, आपके भाई और बहन किनारे के पास कम खाई में हैं। एक बार हमें जो चाहिए वो मिल जाए, हम उन्हें जाने देंगे। ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकसुआ दुनिया का खजाना है। आप जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इसे नियंत्रित करने का सपना देखना केवल इच्छाधारी सोच है। आप में से कितने लोग ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकसुआ का रहस्य जानते हैं? चरण की आंखें गहरी थीं क्योंकि वह जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग को गौर से देख रहा था। ये देखते हुए कि आप मरने वाले हैं, आपको बताने में कोई बुराई नहीं है, जियांग मिंगशेंग ने एक उदार भाव के साथ कहा। हम दोनों के अलावा केवल जियांग मुवान ही जानता है। ये हास्यास्पद है, उस लड़की को हमने बचपन से पाला है, फिर भी वह अपनी कोहनी बाहर की ओर मोड़ती है। उसने हमें आपसे निपटने की योजना बनाते हुए सुन लिया और आपको पहले से सूचित करने के लिए जानकारी लीक करने की भी कोशिश की। वह अभी भी घर में कैद है, मुख्य द्वार से बाहर निकलने में भी असमर्थ है। उसके साथ शब्दों की बर्बादी बंद करो। उसे मार डालो। ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकसुआ ले लो और हमें तुरंत इस जगह को छोड़ देना चाहिए, जियांग परिवार के मुखिया ने कहा। जियांग मिंगशेंग ने सिर हिलाया, पतवार नीचे रखी और हल्के से चरण के सिर पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। हवा का एक तेज झोंका आया। चरण ने इस हथेली की शक्ति को महसूस किया और इसका सामना करने की हिम्मत न करते हुए जल्दी से चकमा दे दिया। उसे फुर्ती से हथेली को चकमा देते हुए देखकर जियांग मिंगशेंग मदद नहीं कर सका और एक नर्म विस्मयादिबोधक शब्द निकाला, पिताजी, ये बच्चा एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। जियांग परिवार के मुखिया ने उपहास किया। वह इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ पिता और पुत्र यहाँ हैं, तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग परिवार के मुखिया ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मंदिर पर आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत यह मुक्का अविश्वसनीय रूप से तेज और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। चरण अचानक चकमा देने ही वाला था कि पानी से एक आकृति फूट पड़ी और पानी की 2 धाराएं क्रमशः जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग के चेहरों की ओर बढ़ीं। दोनों ने तुरंत अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की और पानी की धाराओं को रोक दिया। एक सुंदर आकृति नाव पर स्थिर खड़ी थी। ये जियांग मुवान था। मुवान, तुम यहाँ क्यों हो? जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग मुवान, जो घर में ही सीमित था, यहाँ प्रकट होगा। दादाजी, दूसरे चाचा, मैं आपसे विनती करता हूँ, चरण को मत मारिए। जियांग मुवान चरण के सामने खड़ा था। उसकी आंखें जियांग परिवार के 2 सदस्यों को देखते हुए विनती कर रही थीं, मैं आपसे विनती करता हूँ। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने चरण को भी अचंभित कर दिया। उनके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि ये 2 नकाबपोश व्यक्ति जियांग मुवान के रिश्तेदार थे। हालांकि उनके बीच मतभेद प्रतीत हो रहा था। जियांग परिवार के ये दोनों सदस्य खजाने को मारकर हड़पना चाहते थे, जबकि जियांग मुवान इससे सहमत नहीं था। मामले की जड़ समझने के बाद चरण की जियांग मुवान की ओर नजरें थोड़ी उलझ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि जियांग मुवान बहुत ज्यादा हिसाब किताब करते हुए अनजान बनने का नाटक कर रही है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक मजबूत चरित्र वाली महिला होगी। जियांग मुवान, हमारे जियांग परिवार के महत्वपूर्ण मामले को बर्बाद मत करो। जियांग परिवार के मुखिया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वह चरण को मारने और शांति बक्सा हथियाने के बहुत करीब था। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी योजना में बाधा डालने वाला जियांग मुवान होगा। मुवान, क्या तुम्हें हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहिए? आज हमें ये ड्रैगन और फीनिक्स शांति बक्सा लेना ही होगा, जियांग मिंगशेंग ने भी तीखे स्वर में कहा। जियांग मुवान की आंखें लाल हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं आज यहाँ हूँ, मैं तुम्हें उसे मारने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी।
ये कहते हुए उसने चरण का हाथ पकड़ा, छलांग लगाई और झील में कूद गई। झील की सतह पर हर जगह पानी फैल गया। जियान परिवार के पिता और पुत्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे तुरंत छलांग लगा दी। अगर चरण सचमुच बच निकलता तो न केवल उनके प्रयास व्यर्थ होते, बल्कि वे जियांग परिवार के लिए एक दुर्जय दुश्मन भी पैदा कर देते। ये कुछ ऐसा था जो वे बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। जियांग मुवान ने चरण को झील में खींच लिया, फिर उसे घसीटते हुए एक दिशा में तेजी से तैरा दिया। वह एक अच्छी तैराक थी और उसकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी थी, इसलिए वह पानी में मछली की तरह सहज थी। चरण ने प्रतिदिन लिंक्वान जल पिया और आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया, इसलिए वह अब पानी में कुछ समय तक टिक सकता था। हालांकि जियांग परिवार के पिता और पुत्र उनके पीछे तेजी से पीछा कर रहे थे और वे लगभग उनके पास थे। जियांग परिवार के मुखिया ने चरण की पीठ की ओर लात मारी। चरण ने अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर धक्का दिया, जिससे वह वार से बच गया। लेकिन तुरंत बाद जियांग मिंगशेंग की मुट्ठी उसके पीछे करीब से आई। इस बार ये जियांग मुवान थी जिसने अपना हाथ उठाया और चरण के लिए झटका रोक दिया। वह और चरण उस पंच से कई मीटर उड़ गए। जियांग मुवान ने तेजी से चरण के साथ आगे तैरने का अवसर लिया। दोनों जल्द ही झील के विपरीत किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही वे किनारे पर चढ़े, जियांग परिवार के पिता और पुत्र के हमले एक के बाद एक हुए। चरण ने हाल ही में मार्शल आर्ट और क्यूई का अभ्यास करना शुरू किया था। हालांकि जियांग मुवान जियांग परिवार के दो पुराने सदस्यों जितनी ताकतवर नहीं लग रही थी और यह अनिश्चित था कि वह कब तक टिक पाएगी। चरण अकेला आया था और स्वाभाविक रूप से उसने पहले से कुछ तैयारियां कर रखी थीं। हालांकि उसे अभी जीत पक्की नहीं लग रही थी, इसलिए वह अभी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखा सकता था। जियांग मुवान को कुछ समय के लिए रुकने देना और जियांग परिवार के पिता पुत्र की आंतरिक शक्ति और सहनशक्ति को खत्म करने देना ही उचित था। इसके अलावा चरण को अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करना था। खैर, ये जितना लंबा खींचता उसके लिए उतना ही फायदेमंद होता। जियांग मुवान, तुम्हारी दूसरी चाची और मैंने तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की है और तुम हमें इस तरह से चुका रही हो। जियांग मिंगशेंग ने सख्ती से डांटा, तुम विद्रोही बेटी, एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते तुमने मुझ पर और अपने दादा पर हमला किया। मुवान, अब रुक जाओ, और तुम अभी भी दादाजी की अच्छी पोती हो। अगर तुम जिद्दी बनी रही तो दादाजी को निर्दयी होने का दोष मत देना। जियांग परिवार के मुखिया के चेहरे पर भी गुस्से का भाव था। उन दोनों में जियांग मुवान पर बेरहमी से वार करने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन जियांग मुवान, इसके विपरीत, हताश होकर लड़ रही थी, कुछ भी नहीं रोक पा रही थी। नहीं, जब तक दादाजी और दूसरे चाचा चरण को जाने देने के लिए राजी ना हो जाएं। जियांग मुवान ने असमान सांस लेते हुए कहा, अरे जिद्दी लड़की, अभी भी तूने स्थिति को ठीक से नहीं समझा। जियांग परिवार का मुखिया गुस्से और निराशा में था। अगर हम उसे आज जाने भी दे तो भी वह हमारे जियांग परिवार को नहीं छोड़ेगा। तुम्हें निश्चित रूप से आत्म जागरूकता है। चरण ने बगल से व्यंग्य किया, तुम सही कह रही हो, जब तक मैं आज नहीं मरती तुम्हारा जियांग परिवार खत्म। जियांग मुवान, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? विद्रोही बेटी, क्या तुम अब भी हमारे जियांग परिवार का हिस्सा हो या नहीं? जियांग मिंगशेंग ने जियांग मुवान से पूछा। जियांग मुवान इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। जल्दबाजी में उसकी चाल भी लड़खड़ा गई और जियांग परिवार के मुखिया के एक हथेली के प्रहार से वह उड़ गई। उफ! जियांग मुवान भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी छाती पकड़ ली और मुंह से ताज़ा खून थूक दिया। उसने पीले चेहरे से चरण को देखा। मैं सच कह रहा हूँ। चरण ने जियांग मुवान की ओर देखा, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने मुझे मेरे परिवार से छीनने की धमकी दी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। खांसी। जियांग मुवान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले में एक धातु जैसी मिठास भर गई और उसके होठों से फिर से खून की धार बह निकली। हालांकि जियांग परिवार के पिता पुत्र ने घायल जियांग मुवान की परवाह नहीं की। दोनों ने निर्दयता से हमला किया और जितनी जल्दी हो सके चरण को मार डालने का निश्चय कर लिया। वे चरण को मारना चाहते थे और चरण भी उन्हें मारना चाहता था। जियांग परिवार के पिता पुत्र को सीधे अपनी ओर आते देख चरण ने अपना हाथ उठाया और मिर्च पाउडर की एक बोतल उन पर बाढ़ की तरह उड़ेल दी गई। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग ने चरण से ऐसी घिनौनी चाल चलने की उम्मीद नहीं की थी और वे बच नहीं पाए। दोनों हवा में उड़ रहे मिर्च पाउडर से ढक गए। तुरंत दो चीखें गूंजी, दोनों लगातार खांसते हुए पीछे हट गए। मेरी आंखें, मेरी आंखें! जियांग मिंगशेंग ने दर्द से अपनी आंखें भींच लीं और बार बार चीखने लगा। आंखों में मिर्च पाउडर घुसने का एहसास सुखद नहीं था। आंतरिक शक्ति का कोई भी स्वामी ऐसा दर्द सहन नहीं कर सकता। हालांकि जियांग परिवार प्रमुख भी मिर्च पाउडर से प्रभावित था। वह जियांग मिंगशेंग के पीछे खड़ा रहा और समय रहते अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसकी आंखों को कोई चोट न लगे। उसने जल्दी से जियांग मिंगशेंग को कुछ कदम पीछे खींच लिया और उस जगह से दूर चला गया। बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है।
जियांग परिवार प्रमुख ने दांत पीस लिए, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह चरण को जिंदा ही खा जाना चाहता हो। उसने अपनी कमर से एक मुलायम तलवार निकाली और आगे की ओर उड़कर तलवार चरण की छाती पर तान दी। इस तलवार की गति बहुत तेज थी, चरण की गति के कारण उसे चकमा देना असंभव था। वह अपनी जगह पर वापस जाने ही वाला था कि जियांग मुवान अचानक उड़कर आया और चरण के सामने आकर उसकी तलवार छीन ली। फफट, शरीर में एक तेज धार घुसने की आवाज आई। जियांग मुवान दर्द से चीख पड़ी, उसका चेहरा तुरंत रंगहीन होकर कागज की तरह पीला पड़ गया। उसने तलवार की मूठ सीने से दबा ली और जियांग परिवार के मुखिया की ओर विनती भरी निगाहों से देखने लगी। दादाजी, उसे मत मारिए। अगर आप उसे मार देंगे तो जियांग परिवार पर एक भयानक विपत्ति आ जाएगी। जियांग परिवार के मुखिया को उम्मीद नहीं थी कि जियांग मुवान अचानक आगे बढ़कर चरण के लिए तलवार रोक देगा। वह भी 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। यद्यपि जियांग मुवान को आश्चर्य हुआ कि वह उसकी तलवार रोक लेगा, वह ये नहीं भूला था कि वे अभी भी जीवन मरण के संघर्ष में थे। उसकी स्तब्धता का फायदा उठाते हुए उसने जियांग परिवार के मुखिया को लात मारी, जिससे वह और दृष्टिबाधित जियांग मिंगशेंग एक साथ गिर पड़े। आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत उसकी लात ने जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग को काफी दूर तक उड़ा दिया। अगले ही पल चरण के हाथ में एक पिस्तौल आ गई। उसने पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया और जियांग परिवार के पिता और पुत्र पर लगातार गोलियां चलाता रहा, जब तक पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जियांग परिवार के मुखिया और जियांग मिंगशेंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि चरण अपने साथ पिस्तौल लेकर चलेगा। दोनों को कई गोलियां लगी, उनके शरीर रुकने से पहले कई बार जमीन पर लुढ़के। जियांग मिंगशेंग, देखने में असमर्थ, गोलियों से मौके पर ही मर गया। जियांग परिवार के मुखिया को गोली किसी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं लगी थी। उसने अपनी कमर पर लगे गोली के घाव को पकड़े हुए चरण की और नाराजगी भरी नज़र से देखा। उसने अपनी ताकत जुटाई और भागने के लिए मुड़ा। उसे अब अपने बेटे या पोती की कोई परवाह नहीं थी। चरण ने उसके भागने के प्रयास को भांप लिया और जल्दी से उसका पीछा किया। बूढ़ा बदमाश भागना चाहता है? बिल्कुल नहीं। अगर उसने अंतरिक्ष में लिंक्वान जल का रहस्य उजागर कर दिया तो क्या होगा? जियांग परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल और बूढ़ा था, इसलिए वह चरण की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था। चरण ने उसे पकड़ने के बाद उसके सीने के पीछे लात मारी। जियांग परिवार का मुखिया उड़कर जमीन पर गिर गया, कराह रहा था और उठने में असमर्थ था। जब वह नीचे हो तो उस पर वार करो। चरण ने उसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और जियांग परिवार के मुखिया के सिर पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। जियांग परिवार का मुखिया तुरंत मर गया। चरण ने उसकी चौड़ी आंखों और उदासीन अभिव्यक्ति को देखा और एक ठंडी हंसी निकाली। शायद जियांग परिवार के पिता और पुत्र ने कभी सोचा भी नहीं होगा उसकी मौत की पुष्टि के बाद ही उसे थोड़ी राहत मिली। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था और अभी चरण को कुछ शारीरिक तकलीफ महसूस हुई। खून की गंध से उसका पेट मचल उठा। दादाजी, उसे मत मारो। तभी एक धीमी आवाज आई। चरण ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जियांग मुवान जमीन पर पड़ी है, कमजोरी से बुदबुदा रही है, उसकी सांसें धागे की तरह चल रही हैं। ये देखकर कि वह विचलित थी, फिर भी उसके लिए विनती करना याद रख रही थी, चरण की आंखों में एक जटिल भाव कौंध गया। अगर जियांग मुवान जियांग परिवार के पिता पुत्र जैसी ही होती तो चरण उसे इसी पल बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालता। लेकिन जियांग मुवान ऐसी नहीं थी और उसने अभी अभी चरण के लिए तलवार भी रोकी थी। चरण इतना बुरा नहीं था कि दया का बदला दुश्मनी से चुकाए। उसने जियांग मुवान की हालत देखने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे सामान्य रक्तस्राव से बचाया और उसे लिंक्वान जल पिलाया। जरूरी प्राथमिक उपचार के उपाय किए जा चुके थे। अब जियांग मुवान बच पाएगी या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर था। श्री चरण, दूर से चीखें सुनाई दी। उसकी गुप्त सुरक्षा में लगे विशेष बल के सैनिक आ गए थे। वे जल्दी से दौड़े, चरण को जमीन पर बिखरे और खून से लथपथ देखा और तुरंत उसे देखने के लिए आगे बढ़े। श्री चरण, क्या आप घायल हैं? यहाँ क्या हुआ? चेनलिंग ने चारों ओर देखा और मन ही मन उस दुखद दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। मैं ठीक हूँ, आप लोग उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद कीजिए। चरण जमीन से उठा और घायल जियांग मुवान की ओर इशारा किया। चेनलिंग ने जियांग मुवान को पहचान लिया और उसे इतनी गंभीर रूप से घायल देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपने सैनिकों को जियांग मुवान को ले जाने का निर्देश दिया। चरण ने अपनी टीम की ओर देखा और पूछा, क्या विक्रम, शरत और पवनी ठीक हैं? सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन पवनी को गर्भपात का डर लग रहा है और उसे जियांग सिटी अस्पताल भेज दिया गया है। चेनलिंग ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हें पकड़ने में इतना समय क्यों लगा? चरण ने पूछा। हमने बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की, हमें डर था कि वे हमें देख लेंगे। बाद में रास्ते में हमें 2 बार हमलों का सामना करना पड़ा। वे लोग कुशल थे और नज़दीकी लड़ाई में गर्म हथियारों का इस्तेमाल मुश्किल था, इसलिए हमारे कई लोग फंस गए। हानलिंग ने जल्दी से चरण को समझाया। हाँ, उनके पास और भी मददगार होंगे।
चरण को अचानक एहसास हुआ और उसने जल्दी से हान लिंग से कहा, लीडर हान, कृपया उन सभी को जरूर पकड़ लीजिए। जी हाँ मिस्टर चरण। हान लिंग ने झट से सिर हिलाया। चरण उनके पीछे पीछे कार तक गया। उसने ड्राइवर को निर्देश दिया, अस्पताल तक। हान लिंग ने चरण को ले जाने के लिए कर्मियों की व्यवस्था की। जियांग सिटी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने खुद टीम का नेतृत्व किया और बचे हुए अपराधियों को घेर लिया। जियांग सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। आपातकालीन कक्ष के बाहर विक्रम और शरद गलियारे में खड़े थे, दोनों अस्वस्थ दिख रहे थे। पवनी को उनके साथ पकड़ लिया गया। वह 6 महीने की गर्भवती थी, डरी हुई थी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते ने उसे गर्भपात का डर सता रहा था। अस्पताल भेजे जाने से पहले ही उसे रक्तस्राव शुरू हो गया था। वह कुछ समय से आपातकालीन कक्ष में थी और उसे कोई खबर नहीं थी। कई सादे कपड़ों में सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए इधर उधर तैनात थे। चरण के अस्पताल पहुंचने के बाद वह जल्दी से अपने आदमियों को वहां ले गया। डोंग जी, ये क्या तुम दोनों ठीक हो? उसने शरद और विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे डर था कि कहीं वे घायल तो नहीं हो गए। तियांगे, तुम इतने खून से लथपथ क्यों हो? क्या तुम घायल हो? शरद और विक्रम चरण को देखकर आश्चर्य से भर गए। चरण बिना कपड़े बदले ही अस्पताल भागा। वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके कपड़े पहले से ही भीगे हुए थे और जियांग परिवार के कई सदस्यों के खून से सने हुए थे, जिससे वह काफी चौंकाने वाला लग रहा था। मैं ठीक हूँ, ये किसी और का खून है। चरण ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर माफी का भाव था। मुझे माफ करना डोंग जी, ये इस बार मैंने तुम्हें फंसाया है। इस बार अपहरण से शरद और विक्रम चौंक गए, लेकिन दोनों में से किसी के मन में चरण के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। तियान जी, तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई तुम्हें धमकाने के लिए मेरा अपहरण कर सकता है तो इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता मजबूत है। मुझे इस पर खुशी भी है। विक्रम ने यह भी कहा, तियान जी, तुमने हमें बचाने के लिए अकेले अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस गहरी वफादारी का मतलब है कि शरद और मैं बिना पछतावे के मरेंगे। वाह, ऐसी बातें मत करो। ये देखकर कि वे दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे, चरण के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने आपातकालीन कक्ष की ओर देखा और पूछा, पवनी की हालत कैसी है? ये सुनकर शरद और विक्रम चरण की ओर देखे बिना नहीं रह सके। वे दोनों जानते थे कि हालांकि चरण पावनी के पास नहीं था, फिर भी ऐसे नाजुक क्षण में वह उसे जाने नहीं दे सकता था। अस्पताल ले जाते समय उसे खून बह रहा था और अब उसे होश में लाया जा रहा है, लेकिन हमें उसकी हालत के बारे में पता नहीं है। शरद फुसफुसाया। चरण का दिल बैठ गया और उसके भीतर एक अवर्णनीय जटिल भावना उमड़ पड़ी। वास्तव में पावनी के लिए उसके मन में भाई बहन जैसा कोई स्नेह नहीं था। हालांकि जब उसने सुना कि पावनी उसकी वजह से अपनी जान गंवाने के खतरे में है, तब भी चरण के दिल में एक गांठ सी महसूस हुई। जब वे बात कर रहे थे, आपातकालीन कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और एक डॉक्टर जल्दी से बाहर आया। पावनी का परिवार कौन है? उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है, आपको उसे आखिरी बार देखने जाना चाहिए। ये सुनकर चरण का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं उसका छोटा भाई हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे आपातकालीन कक्ष की ओर खींच लिया। चरण ने डॉक्टर को आपातकालीन कक्ष में ले जाने दिया। उसके पीछे शरद और विक्रम उसे कुछ चिंता से देख रहे थे। तियांगे की मां का निधन जल्दी हो गया और उसके पिता निर्दयी हैं। हालांकि उसकी बहन अच्छी नहीं है, फिर भी वह पिछली बार तियांगे के साथ खड़ी थी। शरद फुसफुसाए, अगर वह इस बार वास्तव में मर जाती है तो मुझे डर है कि तियांगे को जीवन भर दोषी महसूस होगा। आखिरकार चरण की वजह से ही पावनी का अपहरण हुआ था। विक्रम ने भी बार बार आह भरी। हाँ, तियांगे वफादारी को सबसे अधिक महत्व देता है। मुझे उम्मीद है कि पावनी इस बार मोड़ लेगी। आपातकालीन कक्ष के अंदर पावनी ऑपरेशन टेबल पर पीली पड़ी थी। चरण वहां गया और पावनी को इस तरह देखा, विशेष रूप से अपरिचित महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी इतनी नाजुक पावनी नहीं देखी थी, मानो वह एक स्पर्श से टूट जाएगी। चरण, पावनी की आंखें चमक उठी जब उसने चरण को देखा। उसने हाथ बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे वह चरण का हाथ पकड़ना चाहती हो, लेकिन उसका हाथ कमजोर था और वह उसे आधे से ज्यादा नहीं उठा सकती थी। पवनी की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे माफ कर दो छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं पहले भी तुम्हारे साथ हमेशा गलत करती रही। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए भी कुछ किया। मुझे माफ करना। माँ और दादी बहुत जल्दी चल बसी। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की और यहाँ तक कि उनके साथ तुम्हारा शोषण भी किया। पवनी की आंखों से आंसू बह निकले जो पछतावे से भरे थे। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम मुझे बड़ी बहन। आखिरी बार उसकी बातें सुनकर चरण को भी बहुत सी बातें याद आ गईं। जब रम्या का निधन हुआ, पवनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वह एक बच्ची थी जिसे खुद देखभाल की जरूरत थी।
वह हमेशा पवनी से नाराज रहता था कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, एक बड़ी बहन के रूप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती थी, लेकिन वह भूल गया था कि पवनी उससे सिर्फ 3 साल बड़ी थी। चरण को पवनी से नफरत थी क्योंकि वह झाओ कैफेग और राहुल के साथ खड़ी थी और बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़ी थी। लेकिन अब चरण को अपने अतीत की याद आई, उसने कब विरोध किया था। वह पारिवारिक स्नेह में अंधा हो गया था, ये सोचकर कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा और दान देगा तो उसका परिवार उसकी दयालुता की कद्र जरूर करेगा। उसने उनके लिए बार बार कष्ट भी सहे। उसे पवनी से नफरत थी, लेकिन उसे अपने पूर्व रूप से नफरत क्यों नहीं हुई? पिछले जन्म में उसका भाग्य अन्यायपूर्ण नहीं था। बहन। चरण ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पुकारा, बहन। उसने फिर पुकारा। पवनी की आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी और एक मुस्कान उसके होठों को छू गई। अच्छा अच्छा, मरने से पहले आपको मुझे बड़ी बहन कहते हुए सुनने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसने चरण का हाथ पकड़ लिया और निर्देश दिया, मेरे मरने के बाद आप। जब वह बोल रही थी, चरण ने अचानक एक कप निकाला और उसे उसके मुंह तक ले गया। अपनी ताकत बचाओ, तुम मुझे कई बार बड़ी बहन कहते हुए सुन सकती हो। उसने पवनी के सिर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे लिंक्वान जल पिलाया। लिंक्वान जल के कुछ घूंट पीने के बाद पवनी थोड़ा चकरा गई। डॉक्टर, जो पास में ही सर्जिकल उपकरण व्यवस्थित कर रहा था, ने ये देखा और कहा, आप क्या कर रहे हैं? कृपया पुनर्जीवन जारी रखें, उसे अभी भी बचाया जा सकता है। चरण ने डॉक्टर से गहरी आवाज में कहा। डॉक्टर चरण से बहस करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने मुड़कर देखा कि पवनी में थोड़ी जान आ गई है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। पवनी के पेट में तेज दर्द हुआ और वह चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। ये देखकर डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। जल्दी करो, संकुचन शुरू हो गए हैं, बच्चे को जन्म देने की तैयारी करो। पवनी को पहले कमजोर संकुचन, भारी रक्तस्राव और जीने की इच्छाशक्ति की कमी का सामना करना पड़ा था। वह मरने के कगार पर थी। डॉक्टर और नर्सों ने लोगों को उसे आखिरी बार देखने के लिए बुलाया और फिर सी सेक्शन करने का फैसला किया। इस तरह कम से कम बच्चे की जान तो बच सकती थी। अप्रत्याशित रूप से पवनी की हालत में अब सुधार हो गया था और प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। डॉक्टर स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवन का यह अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। चरण को डॉक्टरों और नर्सों ने एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने देखा कि मेडिकल स्टाफ पूरी लगन से पुनर्जीवन के प्रयासों में जुट गया। पावनी के चेहरे पर नई स्फूर्ति देखकर चरण के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। इस क्षण उसने पावनी के प्रति अपनी नाराजगी और घृणा को पूरी तरह त्याग दिया। उसे आशा थी कि वह जीवित रहेगी और स्वस्थ रहेगी। 20 मिनट बाद पावनी ने एक बेटी को जन्म दिया। चिकित्सा कर्मचारियों के पुनर्जीवन प्रयासों से उसकी हालत भी स्थिर हो गई। चरण ने अपनी छोटी भतीजी को गोद में ले लिया। क्योंकि वह 8 महीने से कुछ अधिक समय पहले पैदा हुई थी, छोटी जुरीदार थी और बहुत छोटी दिखती थी। फिर भी वह और भी अधिक प्यारी थी। चरण को डर था कि वह उसे पाल नहीं पाएगा, इसलिए उसने चुपके से उसे थोड़ा सा लिंक्वान जल पिला दिया। वह डर था कि अगर उसने बहुत अधिक दे दिया तो वह उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिला देगी। क्योंकि पवनी का समय से पहले जन्म अचानक हुआ था, इसलिए पहले से कुछ भी तैयार नहीं किया गया था। ये चरण ही था जिसने लोगों को जाकर कंबल, डायपर और बच्चे के कपड़े जैसी चीज़ें खरीदने का इंतजाम किया। लिंक्वान जल पीने के बाद छोटी के रंग में स्पष्ट रूप से सुधार आया। उसने अपनी गीली आंखें खोली और चरण को घूर कर देखा। आधे घंटे बाद पवनी को एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। चरण बच्चे को पकड़े हुए आया और बिस्तर के पास बैठ गया। पवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चरण को देखकर थोड़ा चौंक गई। चरण, बहन, अपनी बेटी को देखने आओ। चरण ने बच्ची को पास किया ताकि पवनी उसे देख सके। पवनी के दिल में भावनाओं का मिश्रण था। उसने चरण की गोद में शिशु को देखा, उसकी आंखें भर आईं। मैंने सोचा था कि बच्ची और मैं दोनों ही नहीं बच पाएंगे। उसकी आवाज में राहत और डर का भाव था। चरण, तुमने मुझे बचा लिया, है ना? चरण ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास एक दिव्य चिकित्सक द्वारा बनाया गया औषधीय जल है। इसे पीने से जान बच सकती है। जब पवनी ने उसके शब्द सुने तो उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। तुमने मुझे माफ कर दिया। ये तथ्य कि चरण उसे जीवन रक्षक औषधीय जल देने को तैयार था, पवनी के दिल में अपराधबोध को और गहरा कर दिया। चरण ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, स्वाभाविक रूप से विषय बदल दिया। हम हुआंगान काउंटी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने किंदाजी को फ़ोन किया और उसे तुम्हारे सुरक्षित प्रसव की खबर दी। वह बहुत खुश है और तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है। जब पावनी ने उसे किंदाजी का जिक्र करते सुना तो उसके पीले गाल थोड़े लाल हो गए। दाजी एक अच्छा आदमी है। वह मेरे और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मम, मैं ये देख सकता हूँ। चरण को वह दृश्य याद आया जब किंदाजी उसके सामने घुटने टेक कर उससे पावनी को बचाने की विनती कर रहा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ क्षण बातचीत करने के बाद कोई चरण को खोजने आया। चरण बच्चे को पकड़े हुए वार्ड से बाहर चला गया।
सर, जियांग मुवान को बचा लिया गया है, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, खासकर उसकी छाती पर तलवार का घाव जो लगभग उसके दिल को छेदता हुआ निकल गया था। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कम से कम 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता है। हान लिंग का अधीनस्थ झाओ गुई नामक एक सैनिक चरण को रिपोर्ट करने आया। उद्धरण चिन्ह मम, उसे फिलहाल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करने दो। उसकी देखभाल के लिए 2 लोगों को ढूंढो। झाओ गुई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, फिर उठकर चला गया। शाम को चरण और उसका समूह फुयुआन लौट आया। विक्रम और शरद के परिवारों को चिंता न हो, इसके लिए उसने पहले विक्रम और शरद को वापस भेजने के लिए किसी का इंतजाम किया। प्रिया को पता चला कि चरण वापस आ गया है और वह केरान को गोद में लिए हुए उससे मिलने आई। पति, क्या आप ठीक हैं? चरण की गोद में एक छोटे शिशु को देखकर प्रिया हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने चरण की हालत के बारे में पूछना प्राथमिकता दी। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। चरण ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये वही बच्चा है जिसे मेरी बहन पावनी ने जन्म दिया है। जब प्रिया ने चरण को पावनी को बहन कहते सुना तो वह समझ गई कि भाई बहन में सुलह हो गई है। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया चरण की ओर देखते हुए। उसने देखा कि किंदाजी कार की ओर भाग रहा है और पावनी को कार में लेटा देखकर उसने उसे गले लगा लिया, रोते और हंसते हुए। चरण ने बटलर वांग को पावनी और किंदाजी के आराम करने के लिए कमरे की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पावनी का समय से पहले जन्म हुआ था और बहुत अधिक खून बह गया था, जिससे उसकी जीवन शक्ति गंभीर रूप से कम हो गई थी। हालांकि लिंक्वान वाटर ने उसका जीवन बनाए रखा था, फिर भी उसे अच्छे स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता थी। किंदाजी ने सुना कि चरण ने पावनी को बचाने के लिए जीवन रक्षक औषधीय जल का इस्तेमाल किया था और वह चरण का बहुत आभारी था। अगर चरण ने उसे नहीं रोका होता तो वह निश्चित रूप से कई बार चरण के सामने झुकता। रात के खाने के बाद हान लिंग और अन्य लोग जो अन्य भगोड़ों का पीछा कर रहे थे लौट आए। पूरे जियांग शहर ने 1000 से ज्यादा सैनिकों को जुटाया और बचे हुए दर्जनों लोगों को पकड़ने में 4 घंटे से ज्यादा समय बिताया। वे सभी ऐसे गुरु थे जिन्होंने चीगोंग की साधना की थी। उनमें से 2 काफी प्रसिद्ध थे। हान लिंग ने चरण को स्थिति की सूचना दी। उसकी बातें सुनने के बाद ही चरण को समझ आया। पूरा जियांग परिवार इस बार जुट गया था उससे ड्रैगन और फीनिक्स का शांति कवच छीनने के इरादे से। जियांग परिवार के मुखिया ने इसके लिए बाहरी मदद भी बुलाई थी। अगर चरण ने मार्शल आर्ट की साधना न की होती और उसके पास आत्मरक्षा के कुछ कौशल न होते, और अगर जियांग मुवान के साथ अप्रत्याशित मोड़ न आया होता, तो ये स्थिति वाकई खतरनाक होती। इन गुरुओं को कर्म करते देखकर चरण ने आंतरिक शक्ति को और भी लगन से विकसित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति का मतलब था जीवन की अतिरिक्त गारंटी। उनके साथ संघर्ष के दौरान मैंने गलती से 2 लोगों को मार डाला। चरण ने हान लिंग से पूछा, उच्च अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं? चरण में बंदूक का हाथ अवैध नहीं था, उसके पास बंदूक का लाइसेंस था। आखिरकार वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी राज्य द्वारा बहुत कद्र की जाती थी और वास्तव में विकट परिस्थितियों में उसे आत्मरक्षा के किसी साधन की आवश्यकता होती थी। वे दोनों दुर्जय थे। श्री चरण ने उस समय आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थीं। उच्च अधिकारियों का जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं है। कमांडर बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि आप सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। हान लिंग ने जल्दी और सम्मानपूर्वक कहा। चरण ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक थी। दरअसल सभी वरिष्ठ नेता जानते थे कि वह इस समय मिसाइलों पर शोध कर रहा था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी समय चरण पर अचानक हमला हुआ और वे शायद चरण से भी ज्यादा चिंतित थे। इसलिए चरण पर अत्यधिक आत्मरक्षा का आरोप आगे नहीं बढ़ाया गया। हान लिंग से अपनी बातचीत खत्म करने के बाद चरण उठा और अपने कमरे में लौट आया। प्रिया ने केरान को पहले ही सुला दिया था। चरण उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। प्रिया ने मुड़कर उसे गले लगा लिया। पतिदेव, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। प्रिया चरण की छाती से लग गई, उसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी। मैं अपनी रक्षा करने की क्षमता हासिल करना चाहती हूँ। चरण प्रिया से इस बारे में बात करने ही वाला था और अब उसे खुद ये बात उठाते देख वह समझ गया कि उसके मन में क्या है। वह भावुक हो गया और उसे एक गहरी पीड़ा हुई। हालांकि मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अच्छी बात थी, इससे शरीर मजबूत होता है और जीवन लंबा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चरण ने मीठी नींद सो रही केरान की ओर देखा, फिर प्रिया को अंदर ले गया। उसने पहले प्रिया को लिंक्वान जल पिलाया, फिर उसे आंतरिक शक्ति विकसित करने के मंत्र और तकनीकें सिखाईं। चरण ने खुद ही यह समझ लिया था, इसलिए उसे यह ज्यादा स्पष्ट था कि आंतरिक शक्ति विकसित करते समय एक नौसिखिए को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके मार्गदर्शन से प्रिया ने तुरंत अपने शरीर में ची का प्रवाह महसूस किया। ची के प्रवाह को अपने शरीर में 2 बार प्रसारित करने के बाद प्रिया ने एक्यूपॉइंट और मेरिडियन याद कर लिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगन से साधना करने लगी, जिससे ची का प्रवाह और भी मजबूत हो गया। अपनी पत्नी को साधना पर केंद्रित देखकर चरण ने भी ची का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
यही चरण था। अंतरिक्ष में पहली बार साधना कर रहा था। यह बाहर साधना करने से थोड़ा अलग था, अंदर साधना करने पर आंतरिक शक्ति तेजी से बढ़ती है। चरण ने मन ही मन आह भरी, यह महसूस करते हुए कि अंतरिक्ष में आंतरिक शक्ति साधना में सहायता करने का भी प्रभाव था। 3 घंटे पलक झपकते बीत गए। चरण ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि प्रिया अभी भी लगन से परिक्रमा कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से उसे याद दिलाया, पत्नी, आराम करने का समय हो गया है। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें साफ और चमकदार थीं। क्या समय हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी थकान या नींद नहीं आ रही है। लगभग 11 बज रहे हैं। चरण ने उसे खड़े होने में मदद की और धीरे से कहा, गर्भवती महिलाओं को बहुत देर तक नहीं जागना चाहिए और बहुत देर तक बैठे रहना भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। प्रिया ने अपने अंगों को हिलाया और आश्चर्य से कहा, पति, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मम, आप जितनी देर तक साधना करेंगे आपको उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। चरण की आंखों में स्नेह की झलक दिखाई दी। बाद में तुम फुसफुसा भी पाओगे और छत पर भी कूद पाओगे। प्रिया उसकी बात पर हंसी से लोटपोट हो गई। तब तो मुझे खेती में वाकई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पतिदेव, आगे से हम दोनों छत पर कूदकर तारे देखेंगे, कैसा रहेगा? अच्छा। चरण मुस्कुराया और प्रिया को उस जगह से बाहर ले गया।